नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व के सबसे महानतम गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों में से एक आर्यभट्ट की जीवनी और उनके योगदान के बारे में। दोस्तों, जब भी बात आती है आर्यभट्ट की तो आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी कि आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था और उनके नाम पे भारत की पहली सैटेलाइट साल 1975 में छोड़ी गई थी, उनकी याद में उनको ऑनर देने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्यभट्ट के बारे में आपने सुनी होंगी। उन्होंने किताब आर्यभट्टिया लिखी, सूर्य सिद्धांत लिखा, लेकिन जब बात आती है उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की तो वो बहुत बड़ा है। जीरो का जो इन्वेंशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेंशन था, लेकिन इसके ऊपर तो डिबेट है कि क्या सच में आर्यभट्ट ने ही जीरो का इन्वेंशन किया था या उनसे पहले भी जीरो हुआ करता था जिसको गणनाओं में शामिल किया जाता था। आज जो जीरो आप लिखते हैं इस तरीके से, इस जीरो सिंबल को शुरुआत किया था आगे चल के एक और भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने लगभग 630 के आसपास। और जीरो का जो साइंटिफिक यूज है, किस तरीके से क्या क्या नियम होते हैं जीरो के इस्तेमाल करने के लिए, वो भी ब्रह्मगुप्त ने दिए। तो कई बार ब्रह्मगुप्त को भी कहा जाता है कि उन्होंने जीरो की शुरुआत की और उन्होंने सच्चे मायनों में जीरो का इन्वेंशन किया। लेकिन आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित की फील्ड में वो बहुत गजब है। उन्होंने एल्जेब्रा में बहुत गजब कंट्रीब्यूशन किया। कई बार उनको फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है भारत में, इसके ऊपर भी डिबेट है, हम बात करेंगे आगे चल के। उन्होंने जो ग्रहों की गति बताई, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने का सिद्धांत भी उन्होंने कुछ हद तक दिया है। पृथ्वी अपने घूर्णन पे घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, इसके बारे में उन्होंने बात करी थी उस समय में। तो बहुत गजब के गणितज्ञ थे। लेकिन जितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, एक तो वो सारा का सारा जो इनका वर्क है वो अवेलेबल नहीं है, कुछ वर्क इनका जो है वो गुम हो गया है, वो अभी तक मिला नहीं है और उसको मिलना बहुत मुश्किल भी है। और जितना वर्क भी इनका मिलता है उस वर्क के हिसाब से भी इनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है दुनिया भर में। देखिए, जब भी एंशियंट सोसाइटी की बात आती है, एंशियंट वर्ल्ड की बात आती है, तो जो ग्रीक सोसाइटी के जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए, उनको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है। जैसे एरिस्टोटल, टोलमी हुए, पाइथागोरस हुए, इनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। हालांकि वो इस रेस्पेक्ट के हकदार भी हैं, उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। भारतीय जो गणितज्ञ हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, यहाँ के जो मेडिकल फील्ड के जो साइंटिस्ट हुए हैं, चरक, सुश्रुत और पतंजलि जैसे लोग, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली, जितना कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स और ग्रीक जो उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनको मिलती है। भारत के भी लोग इतना ही डिजर्व करते हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं, भारत के भी कल्चर में आपको देखने को मिलता है। भारत की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, उनके योगदान के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उनकी होती है। लेकिन हम इनके सभी भारतीय जो वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, प्राचीन भारत में जो लोग हुए हैं, उनके सबके वीडियोस में जल्दी ही आपके सामने लेके आने वाला हूँ। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आर्यभट्ट के बारे में बात करते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं। तो लगभग इनका जो, देखिए, प्राचीन टाइम में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, उनके जन्म के बारे में, उनके जो पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कई बार चीज़ें इतनी क्लियर नहीं मिलती हैं, क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलती हैं। कुछ कुछ चीज़ों आपको मतभेद भी मिलते हैं, कई बार आपको एग्जैक्ट जानकारियाँ भी नहीं मिलती हैं। वैसा ही कुछ आर्यभट्ट के साथ भी है और इनको माना जाता है कि 476 बीसी में लगभग पैदा हुए थे आर्यभट्ट और 550 सीई में ही इनका जन्म हुआ और सीई में ही इनकी डेथ हुई। ठीक है, एडी में, जो अभी का जो टाइम चल रहा है ना, 476 एडी में इनका जन्म हुआ। और ये जो क्लासिकल पीरियड था भारत का, उस समय इनका जन्म हुआ और पहले महान गणितज्ञ माने जाते हैं भारत के ये। इनसे पहले भी गणितज्ञ हुए हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको कहा जाता है कि पहले मेजर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे ये क्लासिकल एरा के। इन्होंने 2 किताबें लिखी। आर्यभट्टिया ये लिखी थी इन्होंने 499 सीई में। इसी के आधार पे इनका जन्म का अंदाजा लगाया जाता है। इस समय इन्होंने कहा कि इस समय 23 साल के थे तब इन्होंने किताब लिखी थी। क्या लिखा था? इन्होंने कहा था कि जब मैं किताब लिख रहा हूं तो उस समय हमने जो कलयुग है उसके 3600 साल बिता दिए हैं।
3600 साल बिता दिए हैं तो उस हिसाब से, और मैं 23 साल का हूँ, ये बात इन्होंने अपनी किताब आर्यभटिया में लिखी है। उसी के आधार पे इनकी जन्म की तिथि तय करी गई कि इनका जन्म जो है 476 एडी में हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी, आर्य सिद्धांता। इस किताब का पूरा जो वर्णन है वो अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह से ये किताब का जो वर्क है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके जो शिष्य हुए, इनके बाद जो लोग हुए, उन्होंने जो कलेक्शन दिया है और आर्य सिद्धांता के जो अलग अलग अवशेष मिले हैं उसके आधार पे इस किताब का वर्णन मिलता है। और आर्यभटिया जो है ये किताब पूरी अवेलेबल है, इस वजह से इनके हम कंट्रीब्यूशन को पढ़ पाते हैं। अब एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं, फादर ऑफ अलजेब्रा किसको कहा जाता है? आप गूगल करेंगे फादर ऑफ अलजेब्रा की तो आपके सामने आएगा अल ख्वारिज़मी जो हैं, इन्होंने ही अलजेब्रा की शुरुआत की और इनके ही नाम पे अल जो इनका शब्द है इसी के आधार पे अलजेब्रा शब्द बना, एल्गोरिथम शब्द बना। इनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए इनके वर्क की वजह से ये अलजेब्रा और एल्गोरिथम शब्द जो हैं वो इन्हीं की वजह से बने। लेकिन इनका जन्म जो है वो हुआ 780 से 850 के बीच में ये जिए थे। लेकिन मतलब क्या है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में। इनसे पहले और भी बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने गणित की फील्ड में और अलजेब्रा की फील्ड में काम किया। जैसे कौन? आर्यभट्ट एक खुद हैं, जो खुद यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 5वीं शताब्दी में थे। उसके अलावा एक और बड़े गणितज्ञ हुए हैं डायोफांटस जो हैं, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये जो हैं लगभग 4th सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी से 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में कहीं हुए। इनके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कौन से एरा में पैदा हुए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको भी इनको कहा जाना चाहिए फादर ऑफ अलजेब्रा। ये पहले थे जिन्होंने इतने बड़े स्केल पे काम किया अलजेब्रा की फील्ड में। इन्होंने 13 किताबें लिखी और 130 एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे डायफोंटिक इक्वेशंस जो हैं वो भी होती हैं, जिनके ऊपर काम आगे चल के आर्यभट्ट भी करेंगे। तो इनको दिया जाना चाहिए क्रेडिट फादर ऑफ अलजेब्रा का, अल ख्वारिज़मी को देना चाहिए, या फिर आगे चल के जो बीच में इन दोनों के बीच में आर्यभट्ट आए उनको देना चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट का भी जो योगदान है अलजेब्रा की फील्ड में वो बहुत ज़बरदस्त है। उस योगदान को आप भुला नहीं सकते, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। और इनके बाद पैदा हुए अल ख्वारिज़मी को आप फादर ऑफ अलजेब्रा का क्रेडिट देते हैं। अब ये मैं किसी तरीके से अल ख्वारिज़मी से किसी चीज़ से इनके खिलाफ नहीं हूँ। अल ख्वारिज़मी का जो योगदान है वो बहुत गजब है, और अरबियंस ने जो मैथमेटिक्स में जो योगदान दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। बेबीलोनियंस ने, अरबियंस ने जो मैथमेटिक्स की फील्ड में जो योगदान दिया वो वेस्टर्न वर्ल्ड चला गया, और वेस्ट वर्ल्ड के जो सारे लोग हैं वो यही समझते हैं कि अरब में ही ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो ओरिजिनेट हुआ। हालांकि इसमें एक तर्क ये भी है कि बहुत सारे अरबियन स्कॉलर जो हैं वो भारत में आए थे, तो उन्होंने भारतीय मैथमेटिशियंस के जो काम है उसको अध्ययन किया था और अपने साथ उसको लेके गए थे, और उसको साथ लेके गए तो उन्होंने उसमें डेवलपमेंट भी किया, जिसकी वजह से उन्होंने जो अलजेब्रा में काफ़ी काम किया, इसलिए इनको काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है मैथमेटिक्स का। हालांकि इनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, ये पढ़ने ही आए थे, स्कॉलर के लिए एज ए स्कॉलर ही आए थे, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें करी और आगे चल के उसके ऊपर और अध्ययन किया और ज़्यादा उसको डेवलप किया, इसलिए इनको मैथमेटिक्स में काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है। जो भी अरबियंस हैं, सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं बल्कि बाकी मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में भी दिया जाता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी दिया जाता है, सब में ही दिया जाता है। तो ये तो डिबेट हो गई फादर ऑफ अलजेब्रा पे, इसलिए कोई क्लियरली कहा नहीं जा सकता कि हु इज़ फादर ऑफ अलजेब्रा। हम कहते हैं कि फादर ऑफ अलजेब्रा आर्यभट्ट को मानना चाहिए, हमारे बहुत महान वैज्ञानिक थे वो। ये कहते हैं कि फादर ऑफ अलजेब्रा अल ख्वारिज़मी है, आप सर्च करेंगे, और डायफोंटस को भी माना जाना चाहिए। डिबेट इन दोनों के बीच में रहती है कि अल ख्वारिज़मी या डायफोंटस, तो हम उसके ऊपर डिबेट में देखते हैं। अब टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर बात आती है। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि 476 एडी में इनका जन्म हुआ, और ये भी आधार आर्यभटिया किताब को ही माना जाता है। जब इन्होंने कहा कि मैं 23 साल का हूँ जब ये किताब लिख रहा हूँ, और 3600 साल हमने बिता दिए हैं कलयुग के, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि 476 एडी में इनका जन्म हुआ होगा। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम चल रहा था, वो गुप्ता डायनेस्टी जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, उस समय का टाइम था वो। तो इस समय ये जन्म हुआ इनका। और आर्यभटिया जो है इसके अंदर इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये कहाँ जन्मे, कहीं अपना इस इंट्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बात ही नहीं करी। तो आर्यभटिया जो किताब है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी थोड़ी है, उसमें तो इन्होंने अपना काम लिखा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने अपने बारे में दी नहीं। कौन इनके पिता थे, कौन माता थी, क्या काम करते थे वो लोग, ये बचपन में कहाँ रहे, किस तरीके का जीवन जिया, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो अपने बर्थ प्लेस के बारे में नहीं कहा। लेकिन इनके एक शिष्य थे भास्कर फर्स्ट, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ हुए हैं। देखिए भास्कर नाम से 2 गणितज्ञ हुए हैं, एक भास्कर फर्स्ट और एक भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड को भास्कराचार्य कहा जाता है। उनकी
जीवनी में जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, तो उस समय आपको पता चल जाएगा। तो भास्कर फर्स्ट जो है इन्होंने कहा कि आर्यभट्ट जो हैं वो एक अस्माकिया थे, और अस्माकिया का मतलब है अस्माक से रहने वाले। अस्माक जो है एक देश हुआ करता था, एक देश नहीं हुआ करता था, बेसिकली एक महाजनपद पीरियड हुआ करता था ना। ये असाका जो है ना, यही अस्माक वाला एरिया माना जाता था। गोदावरी और नर्मदा के बीच का जो जगह थी, इस रीजन में कहीं पैदा हुए थे आर्यभट्ट, ऐसा मानना था भास्कर फेस्ट का। और भास्कर फेस्ट जो है वो इनके ही शिष्य थे, तो इनकी बात को माना जा सकता है काफ़ी हद तक। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो नीचे जो है केरला में हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है ये पाटलिपुत्र में, पटना में हुआ, जो आज के समय बिहार के अंदर है, आप जानते हैं। तो उस समय यहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें मानने का है कि कुसुमपुरा, जो पहले पाटलिपुत्र को ही कहा जाता था, कि कुसुमपुरा वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। तो अलग अलग जगह अलग अलग बातें मानी जाती हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये पाटलिपुत्र आए थे, कुसुमपुरा आए थे, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी थी, और उसके बाद वहाँ पे ही इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो गणित के रिसर्च हैं, गणित की जो थ्योरीज़ हैं, और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई, वो वहीं पे ही इन्होंने ज़्यादातर दी हैं। तो कुसुमपुरा में इन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना बिताया है। कहाँ पैदा हुए इसके ऊपर डिबेट चल सकती है, लेकिन ये बात रहेगी। उसके बाद बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस जो हैं, टेक्स्ट हैं, उसके अंदर एक चीज़ मिलती है, और भास्कर ने भी लिखा है एक बात में, भास्कर फेस्ट ने भी, कि कुसुमपुरा और पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे ये रहे, और इन्हों को हेड ऑफ कुलापा इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब कुलापा इंस्टीट्यूट क्या है ये? अब ये माना जाता है कि कुलापा इंस्टीट्यूट यानी कि उस समय नालंदा को ही कहा जाता होगा। ये अजम्पशंस हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें एजम्पशंस पे चलती हैं, क्योंकि क्लियर आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको उसके हिसाब से अजम्पशंस लगाने पड़ते हैं कि उस समय बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और उस एरिया में एक ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वो थी नालंदा। तो नालंदा के ये हेड रहे होंगे किसी समय, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे आर्यभट्ट, ये एक बड़ा अजम्पशन लगाया जाता है, और ये ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे रहे हैं, और उसी दौरान इन्होंने अपना काम किया है ज़्यादातर। उसके अलावा जो सन टेम्पल है तारेगांव बिहार का, वहाँ पे भी ये ऑब्जर्वेटरी रहे थे। तो ये टाइम इनका ये देखा जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ काम किया। उसके बाद इनके वर्क पे आ जाते हैं। ये है नालंदा इंस्टीट्यूट, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसके रुइंस हैं, जो जला दी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया है। जो आखिरी डिस्ट्रक्शन था वो खिलजी ने किया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसका डिस्ट्रक्शन किया था। वही नालंदा यूनिवर्सिटी है, भारत की सबसे महानतम यूनिवर्सिटीज़ में से थी, और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को माना जाता है, लेकिन इसमें सभी चीज़ों की पढ़ाई की जाती थी, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, और उसके अलावा फिलोसॉफी हो, और चाहे बुद्धिज़्म हो, सबका रिलीजन के ऊपर भी टेक्स्ट पे होता था। वैदिक कल्चर को भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था इवन, ठीक है। उसके बाद इनके वर्क के ऊपर बात कर देते हैं। तो बहुत सारा काम इनका, मैंने क्या कहा कि ऑलरेडी गुम भी हो चुका है, मिलता भी नहीं है, लेकिन जो मेन इनका 2 काम जो मिलते हैं वो है आर्यभटिया और आर्य सिद्धांता, आर्य सिद्धांता। तो आर्यभट्ट जो है, इसमें इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिटेल अपना वर्क किया है, और उसको बताया है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व करी हैं, मैथ्स में इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो इसमें आर्यभट्ट की जो किताब है, इनमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, प्लेन टेग्नोमेट्री, स्पेरिकल टेग्नोमेट्री, फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर सीरीज का सम, उसके अलावा टेबल ऑफ साइन, इन सभी के बारे में इन्होंने बात करी है। देखिए साइन टेबल के बारे में बात करने वाले व्यक्ति थे। साइन के बारे में जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसको कितना भी क्लेम करे कि ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से अरब से जनरेट हुई, कैसे हुई, लेकिन आर्यभट्ट ने बहुत डिटेल में इसके ऊपर यहाँ पे काम कर लिया था। एल्जेब्रा में बहुत डिटेल में काम कर लिया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक बात कि फादर ऑफ एल्जेब्रा में इनको भी माना जाता है डियोफोंटस को, लेकिन डियोफोंटस का काम जो है वो आर्यभट्ट तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल था। कहाँ ग्रीक सोसाइटी और कहाँ आर्यभट्ट। हालांकि अभी तक ग्रीक लोग आ चुके थे भारत में। आप जानते हैं ग्रीक कब आए थे? जब अलेक्जेंडर भारत आया था। अलेक्जेंडर भारत में आया था मगध जो क्या बोलते हैं हमारी ये थे चंद्रगुप्त के टाइम पे आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीक्स लोग आ गए थे, तो उनके ऊपर कोई श्योर सर्टेन बात नहीं पता चलती कि ग्रीक लोगों का काम जो है वो आर्यभट्ट तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्होंने डेवलपमेंट किया उस लेवल तक जाके, तो ऐसा लगता नहीं है कि डियोफोंटस के काम से प्रभावित होकर आर्यभट्ट ने इतना काम किया है। उन्होंने अपना खुद का काम किया था, उनका खुद का ये काम था।
आर्य सिद्धांति का जो बुक है, आर्य सिद्धांता जो बुक है, ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही ज़्यादातर बुक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो जो लॉजी है उसके ऊपर भी। एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं खगोल विज्ञान होता है, और खगोल विज्ञान जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष विद्या होती है, जिसमें नक्षत्र ग्रहों को की दिशा के आधार पर जो फ्यूचर है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, वो अलग है। दोनों में ही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वराहमिहिर जो हैं इनके एक कंटेम्प्रेरी थे, वो भी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के ही व्यक्ति थे। इन्होंने इनके काम को, और आगे चल के ब्रह्मगुप्त ने और भास्कर फर्स्ट ने इनके काम को आर्य सिद्धांता के ऊपर अपने कमेंट्री दी है, अपनी बताया है कि आर्यभट्ट ने क्या क्या बातें इसके अंदर बोली हैं। वराहमिहिर के ऊपर भी हम बायोग्राफी करेंगे, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट सब के ऊपर करेंगे। ये भी एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े थे ये, वराहमिहिर गणितज्ञ भी थे। तो इन्होंने भी इनके बारे में बात करी है कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई। फिर सूर्य सिद्धांता जो किताब है आगे चल के लिखी गई, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई हैं कि आर्यभट्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उसको डिबेट भी किया है उसके ऊपर कि उनका जो थ्योरी है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। अब क्या क्या इन्होंने बातें कही, देखो गनोमन ये जो चीज़ें लिखी है, शंकु यात्रा, इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने बनाए थे शैडो इंस्ट्रूमेंट के लिए ये। उसके बाद एंगल मेजरिंग एक डिवाइस बनाई गई थी, ये जो शंकु यात्रा है इस तरीके की इन्होंने बनाई कि हम एंगल निकाल पाएँ कि सूरज का छाया किस तरीके से पड़ती है, कितने एंगल पे पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स कितने इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, इतना तो पढ़ा ही होगा अगर आपने आगे मैथ नहीं भी ली तो। उसके अलावा इन्होंने एक अम्ब्रेला शेप डिवाइस बनाई जिसको छत्र यात्रा बोला। एक वाटर क्लॉक बनाई जिसको अंदर मतलब बो शेप जो सिलेंड्रिकल इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए, कुछ हाइट नापने के लिए बनाए, कुछ एंगल नापने के लिए बनाए, कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए। जैसे आज के समय आप सर्कुलर और सेमी सर्कुलर चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे वो चंदा जो होता है, जिसको चंदा जो सेट स्क्वायर वगैरह होते हैं जिससे आप एंगल वगैरह नापते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। तो वो इन्होंने अपने हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे ताकि ये चीज़ों को अध्ययन कर सकें, अपनी जियोमेट्री, अपनी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रिसर्च कर सकें। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इनका जो वर्क है जो मैंने अभी बताया था सूर्य सिद्धांता, आर्य सिद्धांता, उसको आगे चल के अरबिक में ट्रांसलेट करके अलनैफ और अलनाफ नाम से इसको छापा गया। अब अरब में अलनाफ छापा गया तो उसका क्रेडिट ज़्यादातर अरबियंस को जाता है, लेकिन ये बात मानी जाती है कि ये जो बुक है वो पूरी तरीके से आर्यभट्ट के काम के ऊपर है, उसका ट्रांसलेशन है। और इसके अंदर जब ये किताब है, इसको 9th सेंचुरी में पर्शियन स्कॉलर जो थे अबू रहमान अब अल बरूनी, इन्होंने इस बुक को पूरा ट्रांसलेट किया था अरबी भाषा में। इसको ये क्लेम क्यों किया जाता है कि ये आर्यभट्ट की किताब है? आर्यभट्ट की किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जब ट्रांसलेशन होता है अंदर चल के तो आर्य शस्त्र अस्त्र ये इसका नाम है, यानी आर्यभट्ट के 108 क्या वर्सेज 108 श्लोकों के अंदर इस किताब के अंदर इन्होंने आर्यभट्टिया में लिखा हुआ है चीज़ों को कि क्या क्या किस किस बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और सारी की सारी जो किताब है ये लिखी गई है सूत्रों के फॉर्म में, वर्सेस के फॉर्म में। आर्यभट्ट ने अपनी गणित के अंदर, अपनी मैथ्स के अंदर कहीं भी नंबर्स का तो इस्तेमाल ही नहीं किया। ये नहीं लिखा कि 1 2 3 4 ये जो आज के वर्ड्स नंबर्स आप यूज़ करते हैं, ये नंबर्स इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए। इन्होंने सारा का सारा श्लोकों में ही लिख दिया। श्लोकों में लिख के उनको जो शुरुआती 13 जो इनके इंट्रोडक्टरी वर्सेस हैं उसके अंदर इन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हैं अपने वर्क के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको सिंपल फॉर्मेट में कैसा लिखा जाए उसको लिखा गया है। 4 चैप्टर में ये जो आर्यभट्टिया बुक है ये 108 वर्सेस में लिखी गई है। इसमें पहला चैप्टर है ये है गणित पद। गणित पद में टोटल 13 वर्सेस हैं। इसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में बात होती है, साइन की टेबल के बारे में बात होती है, और उसके अलावा जो प्लेनेटरी रिवॉल्यूशन सिस्टम है, जो महायुग है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी एज कितनी है 4.32 मिलियन ईयर। 4.32 मिलियन ईयर इन्होंने कैलकुलेशन कर दी उस समय पे कि इस ब्रह्मांड का जो महायुग है उसकी इतना रिवॉल्यूशन, इतना टाइम हो चुका है। ये बहुत गजब बात है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसको बोलते हैं गणित पद, और गणित पद को जो है उसमें सारी की सारी कैलकुलेशंस को संस्कृत में लिखा गया है। टोटल 33 यहाँ के अंदर वर्सेस हैं, श्लोक हैं, उसमें सारे के सारे मैथमेटिक्स के बारे में है। इसमें मेंसुरेशन है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और बाकी जो इक्वेशंस हैं अर्थमेटिक है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सारे के सारे जो गणित के हिस्सों पर इन्होंने काम किया। क्या क्या किया अभी हम थोड़ा बात भी करेंगे आगे, उसके ऊपर है। तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा पद जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कला क्रिया पद।
इसमें टोटल 25 वर्सेज हैं और इन 25 वर्सेज में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बात कर रखी है। एस्ट्रोनॉमी में भी जो ग्रहों की गणना के हिसाब से और पृथ्वी के रोटेशन घूर्णन के आधार पे दिन कितना लंबा होता है, वीक्स कितने होते हैं, मंथ के बारे में बात कर रखी है, साल के कितने दिन, कितने टाइम का एक साल होना चाहिए। जो हम बोलते हैं ना 365 और 366 दिन का साल होता है, लीप और अलीप, क्यों होता है वो 366 वाला, वो वाली बात भी इनके यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए इन्होंने गणना कर दी थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कहा कि 365 दिन नहीं लगते ना 366 लगते हैं, 365 और 1/4 दिन लगता है, एग्जैक्ट बताएंगे कितना, और बहुत ही माइन्यूट उसके अंदर आपको एरर दिखेगी। उसके बाद इन्होंने नाइट एंड डेज के बारे में कॉजेस का उनका अध्ययन किया कि क्यों बनते हैं दिन और रात। दिन और रात बनने का कारण क्या है, घूर्णन है। घूर्णन की वजह से धरती का घूर्णन होता है, धरती अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो धरती जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आप सब जानते हैं, छठी क्लास में ही जानते हैं, जब से जानते हैं। उसके अलावा धरती के चारों तरफ जो है सूरज जो चंद्रमा चक्कर लगाता है, ये बात भी जानते हैं। और धरती जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है, 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई धरती अपने घूर्णन पे घूमती है और घूर्णन की वजह से दिन और रात बनते हैं। और सूरज के चारों तरफ पूरे साल चक्कर लगाने की वजह से सीजन चेंज होता है, साल बदलता है, तो वो एक अलग चीज़ है। जोडेक साइन दिए, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में जो जोडेक साइन होते हैं वो साइन दिए। इक्लिप्स के बारे में बताया कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है वो कैसे होता है। सेलेस्टियल इक्वेटर के बारे में बात करी। उसके अलावा धरती के शेप के बारे में भी बात करी। क्या क्या बात करी आगे बताऊंगा। मैथमेटिकल डिस्कवरी के बारे में आगे चल के जो इन्होंने बात करी, जो वैदिक मेथड्स बताए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। आज भी आप अगर भारत के में किताबें पढ़ते हैं, मैथ्स की किताबें पढ़ते हैं, तो 9th 10th क्लास में आपने जो है ये पढ़ी होगी, वैदिक मैथ पढ़ी होगी। वैदिक मैथ के जो सिस्टम होते हैं, जो जिस तरीके से उनको कैलकुलेशंस की जाती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग सभी तरीके की कैलकुलेशन जिस स्पीड से की जाती हैं, वो मेथड्स में इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। काफ़ी सारे मेथड्स इन्होंने वहाँ पे नए नए मेथड्स इन्होंने लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए कि किस तरीके से इनको किया जाता है, और आज के समय भी उन मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अलजेब्रा, अर्थमेटिक और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हो, इन सभी के बारे में इन्होंने बातचीत करी है। क्या बातचीत करी है उस पर अब आई जाते हैं, और अब आते हैं जीरो के ऊपर, प्लेस वैल्यू के ऊपर बात आ जाते हैं। देखिए जीरो जो है इसकी गणना, देखो इसका इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया या नहीं किया, ये एक डिबेट है, लेकिन इनको क्रेडिट दिया जाता है कि हाँ एक बड़े स्केल के ऊपर जीरो के ऊपर बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये खुन आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट से पहले जीरो के बारे में ज़्यादा बातचीत मिलती नहीं है, लेकिन जीरो के बिना क्या कैलकुलेशन संभव थी, ये भी एक बातचीत होती है कि क्या जीरो के बिना कैलकुलेशन हो सकती थी। तो हो सकता है कि पहले भी हो गणित में जीरो, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चलता हो सही से। उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने इस जीरो का जो है एग्जैक्ट बताया कि किस तरीके से लिखा जाएगा, और इसके ऊपर क्या क्या जीरो के कुछ रूल्स होते हैं। जीरो को जैसे कि किसी भी संख्या से गुणा करोगे जीरो ही हो जाता है, किसी संख्या में जीरो का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उस नंबर को आप वो नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं कर सकते, इन्फिनिटी हो जाता है जीरो का भाग देने पे, मतलब एक्चुअल में तो वो इनडिफाइंड होता है। अगर जीरो में किसी का भाग दोगे तो जीरो ही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जीरो में कुछ भी जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। ये जो नियम है, लॉजिक है, ये सब तो आगे चल के ब्रह्मगुप्त ने और आगे चल के डेवलप हुए, लेकिन जीरो के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बात की है। सिंबल जो है इन्होंने बाद में दिया था। लेकिन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जॉर्ज इरफा, इन्होंने कहा है कि जीरो का जो नॉलेज है आर्यभट्ट की प्लेस वैल्यूज में आपको मिलता है, और उनको जीरो का बहुत अच्छे से नॉलेज था और जीरो के ऊपर इन्होंने डिटेल में बात करी है। तो जीरो का क्रेडिट देने में इनका योगदान है, चलिए जॉर्ज इरफा का है इसमें योगदान। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आर्यभट्ट ने तो कहीं किसी सिंबल का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 इनका लिखा ही नहीं, जीरो भी कैसे लिखते। तो आगे चल के इन्होंने इसलिए जीरो का सिंबल भी इन्होंने ना देके आगे चल के ब्रह्मगुप्त ने दिया है। अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई की वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कुछ एकदम लगभग वैल्यू इन्होंने निकाल के दे दी थी। और क्या लिखा है आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू के लिए, एक इन्होंने श्लोक लिखा था। ये श्लोक जो है संस्कृत में है, इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा पढ़ने में। इस श्लोक का मतलब है एड 4 to 100, 100 में 4 जोड़िए, 100 में 4 जोड़ दीजिए भाई, कितना हो जाता है 104। 104 को फिर कहा है एंड देन मल्टीप्लाई बाई 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाता है ये हो जाता है 8 चौक 32 और 832 हो गया ये। और उसके बाद कहा है इसमें 62,000 जोड़ दीजिए, 62,000 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 62,832। 62,832 होने के बाद इन्होंने आगे क्या कहा है कि ये जो 62,832 है ना, ये क्या है, ये एक ऐसे सर्कल की सरकमफेरेंस है जिसका डायमीटर जो है वो 20,000 है। अब इससे पाई की वैल्यू कैसे निकली, अब ये चीज़ समझनी है। देखिए
पाई की वैल्यू कैसे निकली? अब पाई एक सर्कल जो होता है, इस सर्कल के अंदर चीज़ें जो मैथ से नहीं है उनको भी समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी ये रेडियस है r और ये रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर, ठीक है। d क्या होता है? 2r होता है। और इसकी जो सरकमफेरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस को हम बोलते हैं 2πr बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पाई d या पाई इंटू डायमीटर, ये बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आपने सरकमफेरेंस निकाल के, हमने अभी निकाली सरकमफेरेंस कितनी आई है? 62,832। तो सरकमफेरेंस तो आ गई 62,832। कैसे निकाली? 62,000 को जोड़ा है 100 में 4 जोड़ के उसको 8 से गुणा करके ये किया है। तो यहाँ से आपके पास पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई है? डी की वैल्यू इन्होंने कितनी कही? डायमीटर कितना है? 20,000, तो 20,000 आ गया। तो पाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? पाई बराबर निकालोगे, ये 62,832 में भाग दोगे आप किसका? 20,000 का, तब पाई की वैल्यू आएगी ना। तो पाई की वैल्यू इस तरह से निकालने का इन्होंने फॉर्मूला बताया, और इससे निकालने के बाद पाई की वैल्यू कितनी आती है? 3.1416 ये आती है। ये आपको पता है कि ये पाई की वैल्यू मानी जाती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 22/7 को सोल्व करोगे तो 3.14, और ये चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो पूरी तरीके से प्रमेय नंबर नहीं है, ये इसमें पूरा सोल्व नहीं हो सकता, अनंत तक चलता जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू है, लेकिन कितना लगभग एग्जैक्ट निकाल दी थी ना इन्होंने वैल्यू। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू उस समय पे लगभग एग्जैक्ट निकाल दी थी। तो ये इन्होंने कहा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने एक तो ट्राइंगल के एरिया के ऊपर बात करी कि ट्राइंगल का एरिया आप सभी जानते हैं, आज के समय तो आपने पढ़ा ही होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक त्रिभुज जो है, एक ट्राइंगल जो है, उसका एरिया निकालने के लिए उन्होंने कहा कि ट्राइंगल का जो एरिया है उसको परपेंडिकुलर और एक साइड से गुणा करो और उसका आधा कर दो, तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये बात उन्होंने उस टाइम में कह दी थी। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन दिया। साइन यानी साइन थीटा कोस थीटा, और ये होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। इसमें साइन को इन्होंने कहा जा, आज भी जा कहते हैं इसको। इंडिया में आप जा पढ़ते ही होंगे, हिंदी मीडियम वाले जा जानते हैं कि जा क्या है। जा और कोज्या, जा होता है साइन और कोज्या मतलब होता है कोस थीटा होता है। तो ये अर्ध ज्या का बात इन्होंने की थी। अर्ध ज्या मतलब होता है हाफ कोड। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आगे आप देखिए, ज्या को आगे चल के ट्रांसलेट किया गया अरबी भाषा में, तो ये बना जीबा। जीबा को जब आगे चल के बोला जाने लगा तो डिनोट किया जाने लग गया जेबी से। अब ये जीबा जो है ये आगे चल के अरबी भाषा से लैटिन भाषा में जब कन्वर्ट हुआ तो ये जीबा ही आगे चल के लैटिन भाषा में बना साइनस, और साइनस को ही आज क्या लिखा जाता है? आगे चल के इंग्लिश में साइन लिखा जाता है। तो देखिए सारी की सारी शुरुआत आर्यभट्ट से ही तो हो रही है। आर्यभट्ट ने ज्या बोला, फिर जीबा हुआ, जीबा से फिर साइनस बना, साइनस से साइन बना। तो ट्रिग्नोमेट्री में इनका ये फाउंडिंग फादर थे कि नहीं थे? आप खुद देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट इनका योगदान है कि इन्हीं के चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इनके जो डायफोंटिक इक्वेशंस के ऊपर जो इनका कंट्रीब्यूशन है, डायफोंटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? वही डायपोंटस ने इन इक्वेशंस के ऊपर शुरुआत में काम किया था। ग्रीक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने, तो डायफोंटस के ऊपर इन्होंने इन इक्वेशंस पे काफ़ी किया। ax + by = c जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें जो घात वाली इक्वेशंस हैं, जो पावर वाली इक्वेशंस हैं, वो भी होती हैं डायफोंटिक में, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा काम किया। भास्कराचार्य ने, जो भास्कर फर्स्ट हैं, सॉरी भास्कराचार्य नहीं, भास्कर फर्स्ट जो हैं, उन्होंने आर्यभट्ट के एक यहाँ पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, किस तरीके के क्वेश्चंस पे वो काम करते थे। इस क्वेश्चन को समझिए, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ, आप खुद भी इसको सोल्व करने की कोशिश करना। इन्होंने क्या कहा कि फाइंड द नंबर विच गिव 5 as the remainder when divided by 8, 4 as remainder when divided by 9 and 1 remainder when divided by 7, then ये इक्वेशन आती है। कैसे आती है और इसकी वैल्यू क्या आती है? n की मिनिमम वैल्यू आती है 85। कैसे आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को, किसी भी संख्या को, उस संख्या को n मान लिया है इसमें, तो n को किसी संख्या को डिवाइड किया, किससे किया? 8 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है आपके पास 5। और यहाँ पे जो भागफल आता है वो कितना आता है? मान लीजिए x आता है, तो x ही मान रहा है यहाँ पे भी। तो n बराबर क्या आएगा? ये क्या है? अंदर वाला है जिसमें भाग देने, तो n बराबर क्या होगा? 8x + 5, क्योंकि इसमें रिमाइंडर जुड़ जाता है। इसी तरीके से बाकियों को भी अगर करोगे आप, 9 का भाग दोगे तो y यहाँ पे आ जाएगा, और 4 रिमाइंडर है, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 9y + 4। और उसी तरीके से अगला 7z + 1 भी आ जाएगा। ये आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इनकी वैल्यू जो है, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू के लिए आप यहाँ पे वैल्यू रख के हिट एंड ट्रायल मेथड को भी यूज़ करेंगे। तो 85 चेक कर लो, और भी आप कोई संख्या चेक करके देख लेना। 85 करोगे तो यहाँ 85 अगर आता है
5 इसमें से कम करोगे तो 80 हो जाएगा, 80 में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या x आती है। पूरा डिजिट आना चाहिए, y x और y z की जो वैल्यू है वो इंटीजर आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए। तो आप वैल्यू जब लगा के देखोगे तो यहाँ पे 85 आएगा, और 85 जो है वही सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें ये जो तीनों इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। तो इस तरीके की इक्वेशंस थी, और बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया इक्वेशंस इन्होंने दी थी। जब मैं आपको एक बताता हूँ कि जब हम 9th क्लास में थे तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस दे रखे थे कि भास्कर फेस्ट ने जो कमेंट्री कर रखी थी इसके ऊपर कि आर्यभट्ट और उनका जो कंट्रीब्यूशन था इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस थे, हो नहीं पा रहे थे, टीचर से भी नहीं हो पा रहे थे। जो 5 में से 2 क्वेश्चन तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। इतना मतलब उस टाइम पे इन्होंने अजम्पशंस और उसके ऊपर इतनी बढ़िया और इतनी कॉम्प्लेक्स जो हैं ये बना दी थी, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बना दी थी। वैसे भी ये डायफोंटिक इक्वेशंस जो होती हैं बहुत मुश्किल होती हैं, इनको आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स का अजम्पशंस आपको करना पड़ता है। लेकिन इनको सोल्व करने का एक वैदिक मेथड इन्होंने बताया था, एंशियंट वैदिक मेथड जो है, उसमें सुलभ सूत्र नाम की एक किताब है, उसके अंदर इनको लिखा गया है 800 BC के आसपास, जो पहले लिखा गया था एंशियंट टाइम में, उस समय इन्होंने उस सुलभ सूत्र के हिसाब से इनको सोल्व करने की बात करी। और कुट्टक मेथड जो है, कुट्टक मेथड से सोल्व करा करते थे भास्कर फेस्ट और आर्यभट्ट इन जो ये जो इक्वेशंस हैं, इस तरीके की इक्वेशंस। और ये जो कुट्टक मेथड था ये क्या था, इक्वेशन को पहले छोटे भागों में तोड़ो, छोटे भागों में तोड़ के उसके अंदर फिर हिट एंड ट्रायल मेथड को इस्तेमाल करो, और धीरे धीरे करके फिर एक चीज़ें आप उनको सेटिस्फाई करते जाओ और उससे आपकी इक्वेशंस निकलेंगी। एक साथ अगर आप सोल्व करने लग गए और आप सोचो कि इसको इक्वेशंस को माइनस करूँ, जोड़ूँ एक दूसरे से, तो उसमें करोगे तो बहुत लंबा टाइम भी लगेगा और सोल्व भी नहीं हो पाएगी, इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाली बात करें तो इनको ये जो अलजेब्रा है, देखिए आगे चल के अल-ख्वारिज़मी के नाम पे अलजेब्रा पड़ा, लेकिन उस समय तो अलजेब्रा नहीं था, अल-ख्वारिज़मी नहीं था, तो उस समय इसको कुट्टक गणित कहा जाता था, कुट्टक गणित। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स थी, ये जो अलजेब्रा वाली थी, इसको कुट्टक मैथमेटिक्स कहा जाता था। उसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं ये आपने पढ़े होंगे, जब आप इन नंबर्स का 1 2 3 4 5 को n तक के नंबर्स का सम करते हैं तो ये आता है, स्क्वायर्स का सम करते हैं तो ये आता है, क्यूब्स का सम करते हैं तो ये आता है। ये अभी भी हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये आर्यभट्ट ने उस समय पे निकाल दिए थे फॉर्मूले की किस तरीके से सिंपल डिजिट्स का सम किया जा सकता है, उनके स्क्वायर का, क्यूब्स का किस तरह से सम किया जा सकता है। तो स्क्वायर सीरीज का स्क्वायर और क्यूब्स का सम करना ये इन्होंने उस समय दे दिया था। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी में भी जो इनके सिद्धांत हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। जितना मैथमेटिक्स में इनको याद किया जाता है उतना ही एस्ट्रोनॉमी में भी इनको याद किया जाना चाहिए, लेकिन उतना याद किया नहीं जाता है क्योंकि इनके जो काम हैं, इन्होंने जो काम किया उसका क्रेडिट आगे चल के इनसे 500 साल बाद जिन्होंने जो सिद्धांत दिए वो खा गए। सोचिए, इन्होंने, कहा जाता है, कुछ हद तक क्लेम किया जाता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है, जो आगे चल के जिसको माना जाता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया था। मैंने भी उनकी बायोग्राफी करा रखी है। निकोलस कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में जाके हीलियोसेंट्रिज्म का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता। पहले एक टोलमी का सिद्धांत हुआ करता था, टोलमी और अरिस्टोटल का सिद्धांत क्या हुआ करता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज और बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी जो है वो सेंटर में है। उसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था, जियोसेंट्रिज्म कहा जाता था। लेकिन जियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो गलत साबित हुआ आगे चल के। कोपरनिकस ने भी गलत साबित किया, उसके बाद गैलीलियो ने भी उसको गलत साबित किया। लेकिन हीलियोसेंट्रिज्म का जो आइडिया है, ऐसा माना जाता है, इस पर डिबेट है कि जानते थे, आर्यभट्ट भी जानते थे कि पृथ्वी जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है सूरज के, लेकिन इनको इसका क्रेडिट दिया नहीं जाता। ये चीज़ जरूर है, इसके ऊपर तो कोई ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता कि अपनी धरती जो है वो अपने घूर्णन पे चक्कर लगाती है, घूर्णन पे चक्कर ले रही है, घूम रही है। ये घूर्णन पे जो चक्कर लगाती है ये आर्यभट्ट ने क्लियरली मेंशन किया था। लेकिन इनका जो मॉडल था वो हीलियोसेंट्रिज्म पे आधारित था या नहीं था, इसके ऊपर कुछ लोगों का डिबेट है कि इसके ऊपर ये करते थे या नहीं थे। ये बात हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। हाँ, तो हीलियोसेंट्रिज्म जो है इसको मानते थे कि नहीं मानते थे, इसके ऊपर तो डिबेट है। और ऐसा माना जाता है कि प्री टोलमिक जो ग्रीक हीलियोसेंट्रिक मॉडल हुआ करता था, टोलमी से पहले भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उनको इतना क्रेडिट दिया भी नहीं जाता कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल के ऊपर उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बात करी है या नहीं। कुछ लोगों का मानता है कि उसको भी आधार मान के इन्होंने अपनी रिसर्च करी थी, और कुछ लोगों का मानना है कि हीलियोसेंट्रिज्म का जो आइडिया है ये आर्यभट्ट मानते थे कि नहीं मानते थे, इसके ऊपर क्लियरली हम कहा नहीं जा सकता। अगर क्लियरली कहा नहीं जा सकता
सकता तो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके और जो सिद्धांत हैं हीलियोसेंट्रिज्म के अलावा उनके ऊपर डिबेट करते हैं, एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने ये एक एस्ट्रोनॉमी में एक इनका जो सिस्टम है उसको कहा जाता है ओड आयस का सिस्टम। ओड आयस का जो सिस्टम है इनका आधार बना कि इक्वेटर के आधार मान के सूरज की गणना करनी चाहिए, दिन और रात की जो वो है गणना करनी चाहिए, दिन कितना बड़ा होता है, रात कितना बड़ा होता है, कौन से मौसम में कितना बड़ा होता है। तो इक्वेटर को इन्होंने बेस मान के ये कहा कि सूरज कब उदय होता है, कब अस्त होता है, उसके ऊपर आधार की। फिर एक इन्होंने और काम किया था अर्धरात्रि का, मिडनाइट जिसको कहा जाएगा ना, आधी रात को के आधार पे भी एक गणना करनी की, लेकिन ये जो काम है ये गुम हो गया है, ये नहीं मिलता है। और इसको ज़्यादा इसका जो वर्णन है वो आगे चल के ब्रह्मगुप्त के काम में आपको वर्क में मिलता है कि ब्रह्मगुप्त ने इसके ऊपर चर्चा करी है कि किस तरीके से इसको मिड नाइट में आप जाके इसकी गणना कर सकते हैं। अर्थ के रोटेशन के ऊपर जैसे कि बात इन्होंने करी, और इन्होंने एक बात कही कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं, वो सर्कुलर नहीं हैं, वो गोलाकार नहीं हैं, वो कैसे हैं, इक्लिप्स जैसे हैं, इस तरीके के हैं, अंडाकार हैं, गोल नहीं हैं। इस बारे में देखिए बात उस समय आर्यभट्ट ने कर दी थी। ये चीज़ बहुत आगे चल के गैलीलियो के टाइम पे जाते जाते क्लियर हुई है कि इलिप्टिकल हैं, लेकिन इनका क्रेडिट ज़्यादा दिया नहीं जाता है। हीलियोसेंट्रिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि हीलियोसेंट्रिज्म का जो क्रेडिट है वो तो दिया जाता है कि यहाँ पे किसको, कोपरनिकस को, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया था। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिक्कत हुई होगी, जो भी है। सोलर सिस्टम के मोशन के ऊपर जो बात है उसमें एक चीज़ इन्होंने कहा कि जो पहले का जो व्यू था, एक बात मानी जाती थी, देखिए ऐसा कि पृथ्वी अपने घूर्णन पर अगर घूम नहीं रही है तो आप देखते हैं कि जो स्थिर तारे हैं वो आपको आज यहाँ पे मिला, कल यहाँ पे मिला, वो घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो घूम रहे हैं, स्काई जो है वो घूम रहा है, लेकिन स्काई जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो जो फिक्स स्टार्स हैं वो रोटेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा आर्यभट्ट की थ्योरी ने यहीं पे साबित कर दिया कि क्योंकि पृथ्वी अपने घूर्णन पे घूम रही है तो आपको अपने आप ही लगता है कि वो घूम रहा है, और वो घूम इसीलिए रहा है क्योंकि आप घूम रहे हैं और आप पृथ्वी के सापेक्ष घूम रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा कि पृथ्वी घूम रही है कि नहीं रही है। इतनी बड़ी धरती है, वो थोड़ा थोड़ा स्पीड से घूमेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा अपनी एक्सिस पे। तो इसीलिए आपको लगता है कि वो आकाश के जो तारे हैं, जो पिंड हैं, जो स्थिर हैं, वो भी आपको लगता है कि ये घूम रहे हैं, स्काई घूम रहा है, लेकिन स्काई ना घूम के पृथ्वी घूम रही है अपने घूर्णन पे। इसी वजह से दिन और रात का बनना होता है। तो इस तरीके से जो हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल है वो यही है। ये ऐसे करते हैं, पृथ्वी जो है और जो बाकी सारे के सारे ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो भी उपग्रह हैं वो अपने ग्रहों के चारों तरफ लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ लगाते हैं। तो चक्कर, ये जो सोलर सिस्टम है, ये आज का सोलर सिस्टम है, ये तो सबको पता है। अब ये बहुत ही बेसिक साइंस हो गई है, लेकिन उस समय पे बेसिक साइंस नहीं थी, उस समय पे बहुत ही संसाधनों का अभाव था और इन चीज़ों को साबित करना, ऑब्जर्वेट करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने इक्लिप्स के बारे में जो बात करी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जो बात करी, वो बहुत बड़ी बात थी। ऐसी मान्यताएं हुआ करती थी, रिलीजियस मान्यताएं हुआ करती थी कि जो राहु और केतु हैं, राहु जो है वो एक तरीके से चांद को निगल जाता है, तब क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है और क्या होता है, ग्रहण होता है। इस तरीके की मान्यताएं थी, रिलीजियस मान्यताएं होती ही हैं। आप जानते हैं कि जो जियोसेंट्रिक मॉडल था उससे कितना ज़्यादा अटैचमेंट था चर्च का, कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल को दरकिनार कर दिया और यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता था जो भी उसके खिलाफ जाता था। उसी तरीके की चीज़ें यहाँ थी। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं था, लिबरल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे आर्यभट्ट को। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि ये जो मून है और प्लैनेट्स हैं, ये सूरज की रोशनी से चमकते हैं, उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। आप सभी जानते हैं अब ये बात कि चंद्रमा जो है वो चमकता है सूरज की रोशनी से। तो जब ये ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जब, आज तो आप जानते हैं कि जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आते हैं तो ग्रहण होता है। ग्रहण कैसे होता है, जब चंद्रमा के ऊपर, यहाँ मान लो ये चंद्रमा है, मून है, और ये है आपका अर्थ जो है, मान लीजिए अर्थ है ये बीच में वाला, सॉरी अर्थ है, ये चंद्रमा है, मून है, और यहाँ पे आपका सन है। तो धरती जब चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है और जब पृथ्वी की छाया जो है वो मून के ऊपर पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ पा रही ना अभी, तो मून के ऊपर उसकी परछाई पड़ती है। परछाई की वजह से जो अंधेरा दिखता है वो परछाई दिखती है, उसी की वजह से क्या होता है, इक्लिप्स होते हैं।
सेम ऐसा ही जब परछाई जो है सूरज के ऊपर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये जो लूनर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, चंद्रमा और जो चंद्र ग्रहण है, ये कैसे होता है, इसको इन्होंने अपने गोला अध्याय के 37वें वर्सेस में बताया गया है। जो मैंने आपको बताया था ना पहले, इनका जो गोला अध्याय उसमें भी है, गोला जो पाद उसमें बता रखा है इन्होंने। साइडरेरियल पीरियड के बारे में इन्होंने बात करी और कितनी स्पेसिफिक गणना करी, कितनी क्लोजेस्ट गणना की। इन्होंने कहा कि जो धरती अपने घूर्णन पे चक्कर लगाती है, घूर्णन पे चक्कर लगाने की वजह से दिन और रात का बनना होता है, जिसको हम रफली कह देते हैं कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन 24 घंटे ना होके कितना होता है घूर्णन में, समय कितना लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड, इतना समय लगता है। और आज का जो समय है वो कितना है, जो 23 घंटे 56 मिनट 4 मिनट और 4.091 सेकंड है। कितना माइन्यूट सा इसके अंदर इन्होंने एरर है, बहुत माइन्यूट इसमें एरर मिली है, और इतना क्लोज इन्होंने गणना कर दी इस चीज़ की, पृथ्वी के घूर्णन की, रोटेशन की। और अब रिवोल्यूशन की तो इतनी कर दी, उसके बाद जो पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ, उसमें आप जानते हैं कि 1 साल लगता है। 1 साल को हम अपनी गणनाओं की सुविधाओं के लिए तो उसको 365 दिन बोल देते हैं, और 4 साल में 1 साल होता है उसको 366 दिन बोल देते हैं। लेकिन धरती को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड, ऐसा कहा आर्यभट्ट ने। और उसके बाद आज की जो गणनाएं हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं और जो बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन के आधार पे हैं, उसमें कितना है, सिर्फ 3 मिनट का गैप है, ओनली 3 मिनट का गैप है। इन्होंने 365 सही 25 6 36 ये आज का टाइम है, ये लेंथ है, और इतना सिर्फ 3 मिनट का गैप इन्होंने बताया है। 3 मिनट की एरर उस समय के हिसाब से इन्होंने बता दी, तो कितने गजब के ऑब्जर्वेशन था उस समय। तो आप जानते हैं कि ये भी नहीं हुआ करते थे, ये आपके टेलीस्कोप जैसी चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इनकी गणनाएं, इनकी मैथमेटिक्स और इनकी एस्ट्रोनॉमी गजब की थी। ऐसे थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने एज ए मैथमेटिशियन, एज ए एस्ट्रोनॉमर 74 साल की ज़िंदगी बिताई, और उसमें वो बहुत बड़े स्कॉलर रहे, लोग इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहे, खुद भी ये नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड रहे, तो इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है उसके हेड रहे ये। उसके बाद इनका कहाँ पे डेथ हुई ये भी नहीं पता, जैसे जन्म कहाँ हुआ ये भी नहीं पता, वैसे ही डेथ कहाँ हुई वो भी नहीं पता, किस टाइम पे हुई ये भी नहीं पता। लेकिन यही माना जाता है कि जो मैक्सिमम लाइफ है वो कुसुमपुरा, यानी आज के समय पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, वहाँ पे ही इनका मैक्सिमम जीवन इन्होंने जिया, वहीं पे रहे, और वहीं पे इन्होंने अपनी सारी की सारी रिसर्च और सारा का सारा जो काम है वो किया। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और उसके अलावा इनके ओनर में भारत सरकार ने साल 1975 में, आपको पता है, आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है और लूनर क्रेटर जो है आर्यभट्ट, ये दोनों लॉन्च किए। आर्यभट्ट ही उसका नाम दिया गया, और भारत का पहला मैन्युफैक्चर जो रशिया के साथ मिलकर हमने आर्यभट्ट सैटेलाइट बनाया था, वो पहला था जो भारत ने भेजा था। उसके अलावा 2 रुपये के नोट के ऊपर ये सैटेलाइट बना हुआ है, आप देखा होगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस राइस जो है, ये भी नैनीताल में बना हुआ है इनकी याद में। उसके अलावा आर्यभट्ट के जो कंपटीशन भी कराया जाता है, आर्यभट्ट मैथ कंपटीशन कराया जाता है इनके ही नाम पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं इनके नाम पे करते हैं हम। समय के साथ साथ उनको ऑनर देने के लिए, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। दुनिया ने इनके बहुत सारे काम को मिस कर दिया क्योंकि हम उनको प्रिजर्व नहीं कर पाए, बहुत सारा काम जो है इनका नहीं मिला, नहीं तो ये कितने और बड़े महान वैज्ञानिक थे ये भी हमें पता चलता। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सदा भारत और दुनिया याद रखेगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।